लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड दिल्ली पुलिस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस वी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। एक जो अहम सवाल है इन दिनों सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है ईडी और सीबीआई। आज ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ऐसा हो गया है जैसे कि उनके घर का कोई पर्सनल सर्वेंट हो। बांसुरी स्वराज पे क्या रिएक्शन है? जो भाजपा से उम्मीदवार है उनका वोट भी मैं सोचता हूँ कि मुझे मिल जाए। मुझ में कमी तो बताओ। बीजेपी में कहा गया कि भाई कितने पैसे दोगे, मैंने कहा पैसे मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपने आप को दे रहा हूँ। मतलब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव की तरह लड़िए। आप तो इस प्रकार से ऑटोक्रेसी करके हिटलर शाही करके देश में दर्शाना चाहते हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई भी बोला तो आप हर प्रकार के डिपार्टमेंट को पीछे छोड़ दो। आम आदमी पार्टी के पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बीजेपी के मतलब उनके कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, उनके पास था पैसा है। ये चुनाव अब नो लॉन्गर इट्स बिटवीन केजरीवाल जी एंड इंडिया अलायंस एंड भारतीय जनता पार्टी, इट इज बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय जनता। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और 3 बार से विधायक, मालवीय नगर के विधायक, एडवोकेट, समाजसेवी, इंजीनियर और न्यू दिल्ली से एमपी कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज तो जितना भी मैंने बताया कि सोशल वर्कर, इंजीनियर और इसके साथ ही विधायक 3 बार, और जब मार्जिन की हम बात करें तो मार्जिन भी लगातार बढ़ता ही गया। मतलब अपने प्रतिद्वंदी को हराने का जो इनका सिलसिला था वो रुका नहीं और हर बार वो मार्जिन बढ़ाते गए। तो सोमनाथ जी, सबसे पहले जो मेरा बेसिक सवाल है वो ये, बाकी चीज़ें तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक सवाल कि नई दिल्ली के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर नई दिल्ली की जनता आपको चुनकर संसद पहुंचाती है तो क्या सोचा है आगे की? कोई ऐसी प्लानिंग जो आप हमसे साझा करना चाहें इस वक्त? जो आपने नई दिल्ली की बात की, नई दिल्ली लोकसभा में 10 विधानसभाएं हैं, मालवीय नगर उसमें से एक है जिसमें मैं 10 साल से हूं। जनता का अथाह प्यार मिला है मुझे, उनका प्रेम अथाह मिला है मुझे। जितनी सेवा करने का अवसर दिया है जनता ने, मैं अनुग्रहित हूं। तो पहली चीज, जो मॉडल मैंने मालवीय नगर विधानसभा में लगाया उसी का एक एक्सपेंशन होगा। जो सेवा भाव, जो सेवा का दायरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हमारा रहा, उसका दायरा बढ़ जाएगा। तो फिर 9 और विधानसभाएं आ जाएंगी। तो जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने मुझे 24/7 देखा है, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध, तो इसका जो दायरा बढ़ेगा पूरा 9 और विधानसभाएं, तो ये मॉडल मालवीय नगर का एक्सपैंड हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे हैं, जैसे कि आप ये देखें, मुझे कल ही आया ये मेरे पास, हमने कुछ सवाल क्षेत्र के यहाँ लिखा ना, ये लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड दिल्ली पुलिस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हेंस वी विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। क्वेरी ये था कि मेरे क्षेत्र में एक 15 साल का बच्चा को चाकू से गोद गोद करके मार दिया गया। ठीक है, ये नहीं है ना, 15 साल के बच्चे को मेरे क्षेत्र के सतपुला पार्क में चाकुओं से गोद के मार दिया गया। एक लड़की को रॉड से मार दिया गया विजय मंडल पार्क में। इन समस्याओं के समाधान के बारे में मैंने पूछा अपने सदन से कि कहाँ तक जांच पहुंची, तो जवाब में ये आया कि जी इन समस्याओं का जवाब हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके अधीन नहीं आता है। अच्छा। तो मैंने जी साहब को ये कहा कि चूंकि आपने मुझे विधानसभा से जवाब नहीं दिया, तो जनता इतनी पावरफुल है कि जनता मुझे उस सदन में भेज देगी जहां से इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। संसद। तो एलजी साहब ने कहा कि हम क्या कहें आपको, लेकिन जनता का ये जो रिएक्शन है, मैं जनता से आके बार बार पूछा कि देखो इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मुझे भेजोगे लोकसभा? बोले बिल्कुल भेजेंगे, इसका जवाब लेके आना। तो पुलिस
लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड्स, ट्रैफिक पुलिस, ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि सिर्फ एमपी को रिस्पॉन्ड करते हैं, एमपी के अधीन आते हैं। जब तक एमपी आपके बस में नहीं हुआ, आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, आपको उपलब्ध नहीं हुआ, अकाउंटेबल नहीं हुआ, आंसरेबल नहीं हुआ, तो इन समस्याओं का समाधान नहीं आ पाएगा, एमएलए कितना भी चाह ले। तीसरा, सदन में क्षेत्र की जनता की आवाज आज तक गूंजी नहीं, दिल्ली की समस्याओं की आवाज आज तक गूंजी नहीं। दिल्ली के जब अधिकार काटे जा रहे थे, छीने जा रहे थे, तो सांसदों ने, जो भाजपा के साथों सांसद थे, उन्होंने आज तक कभी कोई मामला उठाया नहीं। तो इन तीनों कारणों से, और उसके ऊपर राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित के अंदर अनेक समस्याएं हैं जो एज ए पार्ट ऑफ द कंट्री हम लोगों को अफेक्ट करता है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वुमेन सिक्योरिटी हो, एक से एक समस्याएं हैं। इन सारे समस्याओं का समाधान सदन के पटल से लाया जाएगा। तो ये 3 कारण आपको मुख्यतः मैंने बताए, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, पहला जो मैं विधानसभा मालवीय नगर में करता हूँ उसका एक्सपेंशन। दूसरा, 5 सब्जेक्ट मैटर्स पे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड्स, ट्रैफिक पुलिस, इस पे समाधान लाना। और तीसरा, दिल्ली के हकों के लिए संघर्ष करना, नेशनल मुद्दों पे संघर्ष करना। तो जब तक ऐसा व्यक्ति जो जनता को समर्पित हो, जनता को कमिटेड हो, उसका जीवन पूरा जनता के लिए ही हो, ऐसा ना होगा तो समस्याओं का समाधान नहीं आ पाएगा। एक जो अहम सवाल है इन दिनों सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ईडी और सीबीआई। अब आप पार्टी की तरफ से भी लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जब भी सरकार के खिलाफ हम बोल रहे हैं, ईडी और सीबीआई बस समझो कि गेट पे खड़ी है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जीत रहा होता तो ऐसी हरकतें ना करता। आज जो एक माहौल बना रखा है जहां की हर वक्त, आज उसे घर ईडी पहुंच रही है, कल पहुंच गए दुर्गेश पाठक के यहाँ, कल समन उनको भेजा गया। मतलब अपोजिट पार्टी के हर व्यक्ति के यहाँ ईडी का जाना लगभग तय हो गया है। और ऐसे माहौल में लोकतंत्र की जो मुसीबत है कि किस प्रकार से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। आप जो हैं, पहले आपने इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल किया, 3 में से 2 व्यक्ति आपने अपने डाल लिए, माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। दूसरा, अब वो इलेक्शन कमीशन सरकार के द्वारा जो भी एक्सेस काम हो रहा है, जो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन हो रहा है, उसको कुछ नहीं कह रही है। तो नेचुरल सी बात थी, इसीलिए आपने अपनी कमेटी के अंदर अपनी वर्चस्व बढ़ाया। आज ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ऐसा हो गया है जैसे कि उनके घर का कोई पर्सनल सर्वेंट हो, कि जा भाई ये सामान ले आ मार्केट से, जा भाई आज बैगन खाना है, बैगन की सब्जी ले आ। कोई आधार नहीं, आधारहीन, तथ्यहीन, लेकिन दुरुपयोग चल रहा है। क्योंकि जब सामने हार दिख रही होती है, वो लाख कह लें हम 400 पार हैं, लेकिन ये हरकतें दर्शाती हैं कि बहुत मुश्किल में है बीजेपी, तभी जाकर इस प्रकार की चीज़ें। नहीं तो अगर नहीं होती तो कोई भी एक पॉलिश वाला व्यक्ति लेवल प्लेइंग फील्ड खेलता। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो आपने देखा होगा, युद्ध के भी नियम होते हैं। अगर सूर्यास्त होने वाला हो और आपकी तलवार की धार दुश्मन के गर्दन में हो और सूर्य का अस्त हो गया तो धार वहीं तलवार रुक जाती है। ये था हमारे देश का नियम। ये क्या कर रहे हैं ये? मतलब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव की तरह लड़िए। आप तो इस प्रकार से ऑटोक्रेसी करके, हिटलर शाही करके देश में दर्शाना चाहते हैं कि भाई आपके खिलाफ कोई भी बोला तो आप हर प्रकार के डिपार्टमेंट को पीछे छोड़ दोगे। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ। और आपने देख ही लिया किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में माननीय सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ जब ईडी ने सरेंडर किया, कहा कि हमको इनका बेल अपोज नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि जो 2 सवाल जज साहब ने पूछे थे कि भाई मनी ट्रेल मिला नहीं मिला, पैसा रिकवर हुआ नहीं हुआ, तो अब क्यों बेल अपोज कर रहे हो?
तो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो शराब घोटाला है वो राजनीतिक घोटाला है। इनका भाजपा का चुनाव घोटाला है, ईडी की गिरफ्तारी ही घोटाला है, सीबीआई का रेड ही घोटाला है। अब देखें ना जिस प्रकार से इन्होंने अपने, जैसे अजीत पवार केस ले लें, 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप माननीय मोदी जी ने लगाया। 2 दिन बाद इनकी गोद में आ गए, वॉशिंग मशीन में घुसे, साफ हो गए, अपनी पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बना दिया। छगन भुजबल का केस ले लें, शुभेंदु अधिकारी ले लें, हेमंत शर्मा ले लें, नवीन जिंदल ले लें, आखिर अभी जो लेटेस्ट आया है। तो ये जो चल रहा है, अभी एक अखबार में रिपोर्ट भी आई थी कि 25 इन्होंने बड़े बड़े करप्ट नेताओं को अपने पार्टी में लिया। उनमें से 23 का तो केस ही खत्म कर दिया एक तरह से, 20 को लगा दिया लगाम, 3 को क्लीन चिट दे दी है। तो ये जो हो रहा है, देश देख रहा है। ये भगत सिंह का देश है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का देश है, ये किसी तानाशाह का देश नहीं है। इसलिए भाजपा गलतफहमी में न रहे। इस प्रकार की हरकतें सिर्फ एक ही चीज़ दर्शा रही हैं कि देश के अंदर भाजपा तानाशाही कर रहा है, संविधान से विश्वास उनका उठ चुका है, चुनाव से इनका विश्वास उठ चुका है। और देखिए साफ साफ ईडी के जरिए उन्होंने वसूली किया, 2,471 करोड़ रुपए उन्होंने वसूली किया, जो ऑफ द सेल्फ रिकॉर्ड पे आ गया। जो ईडी का घोटाला हुआ, जो एसबीआई ने जो डेटा दिया इनको, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से घोटाला हुआ, कि कैसे ईडी को पहले भेजा कंपनियों पे, कंपनियों से फिर इसने अपने खजाने में पैसे लिए और फिर केस ड्रॉप कर दिया। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा इस देश में जिसकी जांच नहीं हो रही। हमारे अतिशी जी ने कई बार इस बात को उठाया, सौरभ जी ने उठाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो कोर्ट से भरोसा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लें और इस पर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए उनको। तो कुछ छोटे छोटे सवाल होंगे मेरे आपसे। बांसुरी स्वराज पे क्या रिएक्शन है? देखिए, भाजपा ने उनको टिकट दी है, लड़ें चुनाव। जैसे देखिए, मैं मोदी नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं करना चाहता कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे। उनका हक है चुनाव लड़ने का, लड़ने चुनाव, मेरी शुभकामनाएं उनको। अच्छा, एमएससी किया आपने, उसके बाद फिर आपने लॉ किया, फिर आप राजनीति में आए। पहले से तय था आपका कि मैं जनता की सेवा में जाऊंगा या जनप्रतिनिधि बनूंगा, या फिर ये अचानक से होता चला गया? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस परिप्रेक्ष्य में पला बढ़ा हूँ, मेरी माता शिक्षिका थी, मेरे पिता सन्यासी थे। सन्यासी? जी। और मेरा नाम सोमनाथ रखा महर्षि मही परमहंस जी महाराज भागलपुर के, सोमनाथ, बिहार भागलपुर जी। और महर्षि महेश योगी जी की गोद में खेला हूँ मैं। अनुकूल ठाकुर बाबा, देवराहा बाबा, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जय गुरुदेव, ओशो, राधा स्वामी सत्संग व्यास, मेरे फादर जहाँ जहाँ गए हम सबको लेते गए साथ साथ में। तो मैं उस प्रकार की एक तरह से कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रभाव वाले वातावरण में पला बढ़ा हूँ। उसका परिणाम यही रहा कि जब मैं राजनीति में आया तो मेरे गुरु ने मुझे कहा, बेटा निष्काम सेवा करें, तो सेल्फलेस सर्विस, दैट इज माई मोटो। आई सी गॉड्स मैनिफेस्टेशन इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू सर्व। तो मानव सेवा ही माधव सेवा है मेरे लिए। मतलब आईआईटी के दिनों से ही मेरी इच्छा थी कि मैं भारत माता की सेवा करूं। तो द लीस्ट पॉलिटिकल और यू कैन से नॉन पॉलिटिकल मोस्ट पावरफुल टूल टू सर्व द नेशन इज लॉ। तो मैंने लॉ कर लिया। लॉ में मैंने खूब सारी ऐसी पीआईएल के जरिए लाखों लोगों का समस्याएं दूर करने का प्रयत्न किया। मुझे याद आ रहा है कि 2009 में एक हमारे देश के व्यक्ति थे विक्रम बुद्धि। बस मैं उसी का जिक्र करने वाली थी। बिल्कुल, प्लीज अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। क्योंकि देखिए, वकालत भी मेरा जो है ये विरासत में नहीं मिला, ना मुझे राजनीति विरासत में मिली। दोनों में फर्स्ट जनरेशन हूं और कभी भी ना हमने वकालत का दुरुपयोग किया किसी के लिए,
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी वकालत का दुरुपयोग ललित मोदी जैसे भगोड़े के लिए भगाने में किया। इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं। सोमनाथ भारती ने अपनी पूरी वकालत में आज तक कभी भी देशद्रोहियों का साथ नहीं दिया। देशवासियों के लिए मैं किसी हद तक गया। विक्रम बुद्धि को अमेरिकी सरकार ने उस वक्त गलत किसी ऐसे दबाव डालने, उनके पिता के ऊपर दबाव डालने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया था। अमेरिका तक जाकर लड़ा और लड़ करके विक्रम बुद्धि को वहां से छुट्टी दिलवाई, घर वापस लेके आया। उसी प्रकार से अगर आप देखें 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त एक कांस्टेबल तोमर का देहांत हो गया था। उनका देहांत हुआ था हार्ट अटैक से। अच्छा। दिल्ली पुलिस ने दिखाया उनका देहांत एज ए मर्डर और 9 यंग बच्चों को अरेस्ट कर लिया। 2.5 महीने में ये रिकॉर्ड है, 2.5 महीने में ये मर्डर का केस हाईकोर्ट से खत्म करवा दिया। आज 9 बच्चे स्वतंत्र हैं, देश के अच्छे नागरिक हैं। यूपी में तो कहते हैं अगर 302 का कहीं लिख दो किसी टहनी पे तो सूख जाएगा। 302 का मुकदमा खत्म हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अनेकों केस परमात्मा ने मेरे हाथों कराए। कोरोना काल में देखें, जब पॉलिटिशियंस फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जब लोगों के मतलब ऐसा तांडव मचा था मौत का, उस वक्त परमात्मा ने मेरे हाथों ऐसे अनेकों काम करवाए जिसका विवरण करने मात्र से रोमांच उठता है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं। मतलब निगम बोध घाट में जाकर के ऐसे कई लोगों के संस्कार परमात्मा ने मुझसे कराए जिनके परिवार बाहर ना आ सके कोरोना के कारण। इस प्रकार की सेवा परमात्मा ने मेरे हाथों कराई। और आईआईटी के बाद मैंने लॉ किया। लॉ में जब हम कर रहे थे वहाँ आर्गूमेंट्स और केसेस लड़ते थे, तो एक बार चीफ ने कहा मुझे कि सोमनाथ जी, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज नॉट पॉसिबल थ्रू कोर्ट्स, यू हैव टू गेट इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट असेंबली, पार्लियामेंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉ मेकिंग। तो हमने उस वक्त दोनों पार्टियों के पास गए। बीजेपी में कहा गया कि भाई कितने पैसे दोगे? हमने कहा पैसे मैं क्यों दूंगा, मैं तो अपने आप को दे रहा हूँ। तो कहा ये सब बातें ख्याली हैं, चुनाव के लिए पैसे लाने होते हैं। उसी दौरान पैन आईटी का मूवमेंट चल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी मुझे नोएडा के पैन आईटी कॉन्फ्रेंस में मिले और जहाँ आप बैठे हुए हैं अरविंद जी आए अपने आप। मतलब वो स्टेज पे बैठे थे, मैं नीचे बैठा था। मेरे मन में इच्छा थी, वो बोल रहे थे कि भाई CWG स्कैम हुआ है और बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों खा जाएंगी। मैंने कहा ये आदमी मिल जाए काम करने को तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। इतनी इच्छा गहरी थी कि शाम को अरविंद केजरीवाल यहाँ और मुझे बोले, तो मैं उनका सारा, मैं शुरू का वकील उनका ही रहा हूँ, तो कड़कड़ डुमा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा हूँ उनके लिए। अब तो पार्टी में बड़े सारे वकील हो गए जो तब से हमारी साथ हुआ वो अब तक साथ है। तो मैं बहुत पुराना अरविंद केजरीवाल जी का साथी रहा हूँ, उनको हर प्रकार से जानता हूँ। बहुत जिद्दी आदमी है वो, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी कष्ट सहने को तैयार है उनका। जब यहाँ 2013 में जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो अरविंद जी ने कहा चुनाव लड़ो, आपने तो कहा था कि चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम IIT दिल्ली मेरे क्षेत्र में पड़ता है, मैं वहीं का पढ़ा लिखा हूँ। तो 6000 वोटर्स वहाँ थे। तो जब अरविंद जी शुरू हो रहे थे 0 से, तो हम शुरू हो रहे थे 6000 से। तो उनका ऐसा कहना था। तो 13 का चुनाव जनता ने जिताया मुझे 8000 की मार्जिन से, फिर 16, 15 जिताया, 16, फिर 20 जिताया 19,200 की मार्जिन से। फिर तीनों पार्षद दे दिए, 50-50 साल पुराने पार्षद जनता के, भारतीय जनता पार्टी के जनता ने हटा दिए, आम आदमी पार्टी को दे दिए। अब ये बारी जनता ने सेवा करने की दे दी MP के रूप में। तो एक सेवा का दायरा मेरा बढ़ेगा और कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि जनता उसको गौरवान्वित महसूस करेगी। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं कि आपको कैसे पता चल गया कि मेरे आगे ये सवाल कौन से थे, क्योंकि जो मैंने एक सवाल आपसे पूछा उसके बाद मेरे 2 सवाल और लाइन में थे, उसके जवाब आपने उसी में दे दिए। एक बहुत छोटा और आखिरी सवाल, बिल्कुल अंतिम सवाल होगा मेरा ये, कि हर आदमी के जीवन में संघर्ष होते हैं। आपकी भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं रही होगी।
कोई एक ऐसा स्ट्रगल अपनी लाइफ का जिस समय आपको ऐसा लगा हो कि शायद मैं टूट चुका हूँ, अब यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत हो सकती है, या मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ आगे, कोई ऐसा एक स्ट्रगल जो आप हमसे साझा करना चाहें अगर आपको याद हो? देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, इतना पॉजिटिव हूँ कि मैं भाजपा के अपोनेंट का वोट लेने की आशा रखता हूँ। जो भाजपा से उम्मीदवार हैं उनका वोट भी मैं सोचता हूँ कि मुझे मिल जाए। मुझ में कमी तो बताओ। मैं ईमानदार खाती हूँ, जनता के प्रति समर्पित हूँ, अपने हर सुख को त्याग दिया करीब करीब मैंने। मतलब आप ये समझें कि मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है। हर एक व्यक्ति का सुख दुख 24 घंटे में उपलब्ध रहता हूँ। 2 घंटे सवेरे ध्यान करता हूँ, सवेरे 5 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक ध्यान करता हूँ, रात को 2 बजे तक काम करता हूँ। तो इतना पॉजिटिव व्यक्ति और बड़े सारे मुसीबतें क्रिएट करने का प्रयत्न किया लोगों ने, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, मैं टिका रहा। और टिका रहने के बाद अब ये देखें कि आज जनता ने जितना प्यार प्रेम मुझे दिया है, मैं उनका अनुग्रहित हूँ कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब सदन भेज देंगी तो जनता के लिए संघर्षरत रहा हूँ और रहूँगा। अच्छा, एक कैंपेन चल रहा है जेल का बदला वोट से, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बीजेपी के मतलब उनके कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, उनके पास था पैसा है। तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी को अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव अनाउंसमेंट के बाद असंवैधानिक तरीके से आपने जेल में डाल दिया, तो पूरे देश में एक हलचल है, खलबली है कि ये कैसा न्याय है। बगैर किसी ट्रायल, बगैर किसी कन्विक्शन आप एक सिटिंग सीएम को उठा के जेल में डाल देते हो फॉर इन्वेस्टिगेशन। और जांच आपने कर ली 11 दिन, फिर भी जेल भेज दिया आपने। इसका मतलब है कि मनसा आपका था केजरीवाल जेल में रहें, सिसोदिया साहब जेल में रहें, जैन साहब जेल में रहें, संजय सिंह जी जेल में रहें। लेकिन शुक्र है कि ईडी के ऊपर इतना शिकंजा कसा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने गिव अप कर दिया, कहा कि भैया अब तो हम अपोज नहीं करेंगे इनका बेल। तो जब जेल में हमारे नेताओं को डालोगे तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी? हम तो गोडसेवादी हैं नहीं, हम तो गांधीवादी हैं। तो जनता अहिंसक रूप में नॉन वायलेंट फॉर्म में, उनके पास क्या टूल है? वोट का। तो जनता अपने वोट के माध्यम से बताएगी कि वो केजरीवाल से कितना प्यार करती है, आम आदमी पार्टी से कितना प्यार करती है। क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि इस बार जितनी सुविधाएं जनता को मिल रही हैं, बिजली की हो, पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, महिलाओं को जो 1000 रुपये देने का प्रति महीना हमने ठाना है वो हो, सारी सुविधाओं को ये रोकेंगे। तो दिल्ली की जनता इस बात को समझ ले, इसीलिए सांसद को अपना बना के भेजना जरूरी है। अगर सांसद आम आदमी पार्टी के इंडिया अलायंस के नहीं गए तो आने वाले समय में ये सारे सुविधाओं को रोक देंगे, आपसे छीन लेंगे, चूंकि उनको आपसे जेलसी है। मोदी जी को 25 साल में भी एक स्कूल नहीं बना पाए गुजरात में, केजरीवाल जी ने इतने स्कूल बना दिए। हमारे बच्चे जा रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। गरीबों के बच्चे कभी इस प्रकार से बनते होते? ये तो केजरीवाल जी की दूरदर्शिता है, सिसोदिया साहब का मेहनत है, आम आदमी पार्टी का विजन का कमाल है, किस प्रकार से सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। इसलिए इस बार जेल के बदले वोट। मैं गया था दिल्ली कैंट में, प्रचार कर रहा था, वहाँ मुझे रोक दिया, प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते ये 144 लगा हुआ है। मैंने कहा 144 में तो दिखा ऑर्डर किधर है? ऑर्डर नहीं है। अच्छा। कह रहे हैं कि जी, मैंने कहा चलो मैं 4 कर लेता हूँ, वो तो 5 और जो उससे ज़्यादा लोग हैं उनको रोक सकते हो। कहते नहीं, 4 भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि एक तरह से ना मेरे नेताओं को जेल भेज दिया, मुझे प्रचार करने से रोक रहे हो। तो जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव अब नो लॉन्गर इट्स बिटवीन केजरीवाल जी एंड इंडिया अलायंस एंड भारतीय जनता पार्टी, इट इज़ बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय जनता। तो जनता जब चुनाव को अपने हाथ में ले ले
फिर चुनाव का रंग कुछ और हो जाता है, और वही हिंदुस्तान में होने वाला है। और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।